Welcome to Group Study. Believe you can. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें सारा सिलेबस जो है हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। अभी जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम लोगों ने ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है। अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो है प्लेटो के लिए। तो हम आज पढ़ेंगे कि प्लेटो की जो थ्योरी थी उसमें वो क्या कहता है। ठीक है, ये सब कुछ आज हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करें और पढ़ें, हमने जो थोड़ी थोड़ी मेन चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपने जब प्लेटो के बारे में या किसी भी फ़िलासफ़र के बारे में लिखना है तो आपने उसका जो बायोग्राफी है वो नहीं लिखनी। ठीक है, एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टिंग कि भाई उसकी बायोग्राफी क्या थी, उसका अब्बा क्या था, उसकी अम्मा क्या थी, नहीं, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। हाँ, बट जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने उसकी थ्योरी का बताना है कि उसकी थ्योरी क्या थी, उसने वो थ्योरी क्यों दी थी और वो उस थ्योरी में क्या कहता था, और आज के ज़माने में उस थ्योरी को हम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो किस तरह से अप्लाई हो रही है, ये वाली चीज़ें आपने करनी है। दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है या कोई कोटेशन है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड जो है वो पॉइंट वो ये है कि अगर आपके पास फ्लो चार्ट या डायग्राम है, आपको लगता है कि उसमें ऐड हो सकता है तो लाजमी करें। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो का। और ये जो अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये मोस्टली आपसे एमसीक्यूज में वो पूछेगा या मे भी आपसे इंटरव्यू में भी वो पूछ सकते हैं। तो जब हम प्लेटो को हम देखते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 427 BC से 447 BC तक है। अच्छा, अभी अब समटाइम्स स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भाई मैम ये क्या है कि मतलब फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो बड़ा है और जो सेकंड वाला है वो छोटा है। तो भाई अब BC में ना ऐसे ही होता है। ठीक है, BC में डिजिट्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, AD में जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटो जो था वो एथेंस में पैदा हुआ था, जिसको हम यूनान कहते हैं। ठीक है, कैपिटल ऑफ यूनान है एथेंस, जो है वो कैपिटल ऑफ यूनान है, ग्रीस जिसको कहते हैं। और वो स्टूडेंट था सुकरात का अनटिल हिज एग्जीक्यूशन। जब तक वो मरा नहीं था वो उसका स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही वो मर गया उसने क्या किया, अपना एक स्कूल बनाया, अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसको उसने अकेडमी कहा, और फिर वो अपने मौत तक अकेडमी में ही रहा, उसने वहाँ पे ही लिखा पढ़ा और सारा कुछ किया। ठीक है, जो प्लेटो ने बुक्स लिखी अब हम उनको देख लेते हैं। प्लेटो ने जो बुक्स लिखी वो थी रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉ। ठीक है, उसका जो सिग्नेचर वर्क है वो है रिपब्लिक, ये आपने माइंड में रखना है, उसका सिग्नेचर वर्क क्या है, रिपब्लिक। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो अब एग्जामिनर आपसे किस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, वो पूछ सकता है कि भाई आइडियल स्टेट है ये क्या है, यहाँ रिपब्लिक को आप एनालाइज करें, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने सबसे पहले बताना है कि उसने ये थ्योरी क्यों दी थी। ठीक है, तो उसने ये थ्योरी इसलिए दी थी, उसकी दो मेन वजह थी। एक तो उसको एथेंस नहीं पसंद थे। एथेंस को नापसंद करने की मेन वजह ये थी कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, और इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से उसके उस्ताद को, उसके टीचर को एग्जीक्यूट किया गया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सारे बंदे आपस में बैठते हैं और रियासत के फैसले अपने तौर पे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा मुल्क है, हम रियासत के फैसले आप और मैं नहीं करते, उसके लिए हमारी जुडिशरी है, एग्जेक्टिव्स हैं, तो वो करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन प्लेटो के ज़माने में ऐसा नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। एक तो उसने इसलिए ये थ्योरी दी थी। दूसरी बात ये थी कि एथेंस और स्पार्टस के दरमियान में जो एक जंग हुई थी, एथेंस वो जंग हार गए थे, और ये भी एक मेन रीज़न थी कि वो एथेंस को क्रिटिसाइज़ करता था, वो एथेंस को पसंद नहीं करता था, वो उनके सिस्टम को पसंद नहीं करता था, और और ये नापसंदगी की वजह से उसने एक बुक लिखी जिसका नाम उसने रिपब्लिक रखा। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई जो मेरी थ्योरी है ना उसमें एक आइडियल स्टेट है, और उस आइडियल स्टेट के 3 पिलर्स हैं, एक जस्टिस है, दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा कम्युनिज्म है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपने टॉपिक कवर करना है, टॉपिक के ऊपर बुक नहीं लिखनी। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ ना वो बहुत है। दूसरी बात ये कि आपने प्लेटो की थ्योरी जो है वो डिस्कस करनी है, आपने अपनी थ्योरी जो है वो नहीं बतानी। एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन योर थ्योरी, वो इंटरेस्टिंग है कि भाई प्लेटो की थ्योरी आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, वापिस आते हैं। अब उसकी थ्योरी का जो पहला टॉपिक है वो हम देखते हैं, वो है जस्टिस। प्लेटो के नज़दीक जस्टिस ये है कि भाई जिसके पास जोन सा
करदार जो उसकी खसूसियत सबसे ज़्यादा है उसको वही काम असाइन कर दिया जाए। प्लेटो कहते हैं हमारे माशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास लस्ट या डिज़ायर ज़्यादा होती है, दूसरे वो जिनके पास करेज या स्पिरिट ज़्यादा होती है, तीसरे वो जिनके पास रीज़न या विजडम ज़्यादा होती है। वो कहता है कि भाई जिसके पास लस्ट ज़्यादा है उसके पास करेज या रीज़न ज़्यादा नहीं है, और जिसके पास करेज ज़्यादा है उसके पास लस्ट या रीज़न कम है, और जिसके पास रीज़न ज़्यादा उसके पास करेज या लस्ट कम है। ठीक है, वो कहता है कि एक जो है, एक करेक्टर जो है वो आपके अंदर डोमिनेट करता है और बाकी दो जो हैं वो कम है। और वो कहता है कि जो करेक्टर आपके अंदर सबसे ज़्यादा है आपको उसी के हिसाब से काम असाइन किया जाएगा। प्लेटो कहता है कि भाई जो आपके पास लस्ट वाले लोग हैं ना, माशरे में जो लस्ट वाले लोग हैं जिनके अंदर लस्ट का करेक्टर सबसे ज़्यादा है वो पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो कौन हैं, जो करेज वाले हैं, और तीसरे नंबर पे वो आते हैं जो विजडम ज़्यादा रखते हैं। वो कहते हैं जो लस्ट वाले लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, वर्कर्स बना देंगे, आर्टिजन्स बना देंगे। प्लेटो ने वर्ड आर्टिजन्स यूज़ किया, आप भी कोशिश करें कि यही वर्ड यूज़ करें। दूसरे नंबर पे वो कहता है करेज वाले आते हैं, और करेज वालों को वो किस में भेज देता है, वो मिलिट्री में भेज देता है। और तीसरे नंबर पे विजडम वाले आते हैं और वो विजडम वालों को किधर भेज देता है, रूलर्स में भेज देता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये आपके साथ जो स्लाइड शेयर की हुई है ना, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है मैंने इसके अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उसने दिया हुआ है, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस यू कैन आस्क मी। उसके बाद वो कहता है कि भाई ठीक है ये चीज़ें तो हो गई, हमने 3 करेक्टर्स भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा ना कि किसके अंदर कौन सा करेक्टर ज़्यादा है, किसके अंदर करेक्टर कम है। उसने कहा भी उसके लिए हमने क्या करना है, एजुकेशन को रखना है। एजुकेशन को उसने 3 सेक्शंस में रखा। पहले सेक्शन में उसने रखा, वहाँ पे उसने बर्थ से लेके तो 20 साल तक की उम्र की बात की। उसने कहा कि बर्थ से लेके 6 साल तक क्या होगा, बच्चे अपनी माँओं के पास रहेंगे, और माएँ क्या करेंगी, उनको अपने मुल्क के बहादुर किस्से सिखाएंगी, मुल्क के जो तराने होंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी वो उनको बताएंगी, ताकि उनके अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो। ठीक है, फिर 7 साल से लेकर 18 साल तक वो उनको जिम्नास्टिक सिखाई जाएगी और रीजनिंग सिखाई जाएगी, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद क्या होगा, उनको एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। और जो फेल होंगे उनकी क्या कर दी जाएगी, उनको आर्टिजन्स बना दिया जाएगा, उनको लेबर बना दिया जाएगा, वो वर्कर्स बन जाएंगे, और फिर वो शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे वो शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब वो जो नेक्स्ट होगा उसमें वो क्या करेंगे, वो अब अपने स्टडी करेंगे 21 साल से लेकर 35 साल तक, और वो तैयारी करेंगे और वो सारा कुछ करेंगे और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा जो पास होंगे वो नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे, जो फेल होंगे वो किसको ज्वाइन कर लेंगे, मिलिट्री को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाले सेक्शन में जो थर्ड सेक्शन है जो इसमें आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जो पास होंगे वो रूलर्स बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, रूलर्स बन जाएंगे, और उनमें से एक सेलेक्ट किया जाएगा जो उनका क्या बनेगा, किंग बनेगा, फिलोसफर किंग बनेगा उनका, और बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे, उनके एडवाइजर्स होंगे। बाकी सब उसके एडवाइजर्स होंगे, एक जो होगा वो फिलोसफर किंग होगा। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में वो बात करता है 2 चीज़ों की, एक वो बात करता है प्रॉपर्टी की, दूसरी वो बात करता है फैमिली की। और ये वाली जो कम्युनिज्म है ये किसके लिए है, ये टू अपर क्लासेस के लिए है। किसके लिए, 2 अपर क्लासेस मीन्स के एक तो मिलिट्री वालों के लिए है, दूसरा रूलर्स के लिए है। ठीक है, मिलिट्री वालों के लिए है और रूलर्स के लिए है। और इसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो नहीं आते, इसके अंदर वर्कर्स नहीं आते। ये आपने माइंड में रखनी है कि कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ 2 अपर क्लासेस के लिए। अब वो जब इनकी बात करता है वो कहता है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो अपर 2 क्लासेस हैं, कम्युनिज्म कहता है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, स्टेट उनको सब कुछ प्रोवाइड करेगी लेकिन उनका अपना कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ किसका होगा, स्टेट का होगा। दूसरी बात वो कहता है कम्युनिज्म के अंदर कि जो अपर 2 क्लासेस हैं उनकी इंडिविजुअल फैमिली नहीं होगी, इंडिविजुअल फैमिली, उसकी इंडिविजुअल फैमिली नहीं होगी, कलेक्टिव फैमिली होगी। वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल फैमिली नहीं होगी, कलेक्टिव फैमिली होगी। और फिर वो कहता है कि जो कलेक्टिव फैमिली है वो किस तरह से होगी कि कोई भी मर्द किसी भी औरत के पास जा सकता है, कोई भी औरत मर्द के पास जा सकती है, उनका बच्चा हो सकता है। और जो बच्चे हैं उनको भी नहीं पता होना चाहिए कि माँ कौन है, बाप कौन है, और माँ बाप को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन है। और इस तरह से
आपकी जो ना फैमिली होगी, जब ना आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी? स्टेट होगी। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी? स्टेट होगी। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि भाई आपने क्या करना है, आपकी ना फैमिली होनी चाहिए, ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बल्कि आपकी क्या होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल तौर पे नहीं, कलेक्टिव होनी चाहिए, जो भी आपका कलेक्टिव हो, ताकि आपका मेन कंसर्न जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टेट रहे। ठीक है, उसके बाद उसने जो इसमें बात की, उसने कहा कि अगर कोई बच्चा जो है वो डिसेबल होता है, ठीक है, या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाए, उसी टाइम उसको मार दिया जाए, उसी टाइम उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो इस तरह के बच्चे हों वो रियासत पे बोझ ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम ना इसके ना कुछ फीचर्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, ये कंपलसरी होगी, ये स्टेट कंट्रोल होगी, इसके अंदर जेंडर बैलेंस होगा। जेंडर बैलेंस आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि अभी देखो, उसने ये नहीं कहा कि मिलिट्री के लिए हमें औरतें चाहिए और रूलर्स के लिए हमें जो है वो मर्द चाहिए, उसने ऐसे कोई बात नहीं की। उसने कहा कि सारी माइंड की गेम है, जो जो पास करता जाएगा वो आगे आगे चलता जाएगा। इवन दैट उसने कहा कि उनमें से जो सबसे ब्रिलियंट होगा उसको फिलोसफर किंग डिसाइड किया जाएगा, वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है। उसने किसी को भी प्योरिटाइज नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भी प्लेटो जो है वो फर्स्ट फेमिनिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने मर्द और औरत के दरमियान में इम्तियाज़ नहीं किया, उसने माइंड को फर्स्ट पे रखा है कि भाई जिसके पास जितनी कैपेबिलिटीज़ होंगी, जिसके पास जितना शाउट होगा, वो सबसे आगे होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स। एंड्स जस्टिफाइज द मीन को मैं इस तरह से आपके सामने डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि भाई देखिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए आपके माइंड में होता है कि भाई मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरा अल्लाह के साथ राब्ता हो जाए, या मुझे जन्नत मिल जाएंगे, जो भी नेकियां वगैरह कुछ भी। तो नमाज आपका क्या मीन्स है, एंड आपका क्या वो जन्नत है, या अल्लाह है, या आपकी वो जो विश है वो है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स। वो कहता है कि भाई आपके लिए स्टेट जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपको इसके लिए मरना भी पड़े तो आप मर जाएं, लेकिन आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी स्टेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडर्न दौर में जो है वो इसका रेलिवेंस क्या है। तो हम कहते हैं कि भाई प्लेटो जो है वो फर्स्ट फेमिनिस्ट है। उसने वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए हैं, एजुकेशन में भी और हर एक फील्ड में भी। ठीक है, उसने कोई भी वो मतभाव नहीं किया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो प्लेटो है वो चाइल्ड मैरिजेस को नापसंद करता है। जैसे हम अभी पीछे देखते हैं, तो उसने जो शादी के लिए एज रखी थी, या कह लो कि उसने जो नेक्स्ट एरिया था, जिसको कह सकते हैं अभी, जब उसने कहा है कि भाई आप लोग नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो मिलिट्री के लिए, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक का था। तो उसने कहा कि 20 ईयर्स के बाद आप 21 साल के होते हो तो फिर आप नेक्स्ट लेवल में जाते हो। मीन्स कि जब आप 20 साल के होते हो तब आपका एग्जाम होता है, तब आप फेल या पास होते हो, और अगर आप लेबर बनते हो तो फिर आप जो है वो मतलब वर्कर्स वाली साइड पे जाते हो और आप शादी कर सकते हो। मीन्स के 20 साल जो है वो चाइल्ड की बच्चों की एज नहीं होती, तो फिर वो इस तरह से हम उसको कहते हैं कि भी वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है। फिर हम कहते हैं कि ही वॉज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द एग्जाम। इससे पहले कोई एग्जाम का सिस्टम नहीं था। ठीक है, प्लेटो ने एजुकेशन को कंपलसरी बनाया। उसने कहा कि भाई ये आम मर्द इंसानों के लिए और जो अपर क्लास है सबके लिए ये ज़रूरी होगा। ठीक है, फिर उसने कहा द आइडिया ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अ पर्सन मस्ट परफॉर्म द फंक्शन इन विच एरिया ही वॉज अ एप्टीट्यूड ऑफ दैट फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन में आपको ज़्यादा महारत हासिल है, आप मस्ट है कि उसी को ज्वाइन करो। अगर किसी के अंदर स्पिरिट ज़्यादा है तो वो मिलिट्री को करे, अगर किसी के अंदर फ़िलासफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या करे, वो रूलर्स वाली साइड पर चला जाएगा, और अगर रीजनिंग वाली साइड पर चला जाएगा, और अगर किसी के अंदर जो है वो काम वाली स्पिरिट ज़्यादा है तो वो लेबर वाली साइड पर चला जाएगा। इस तरह से उसने कहा कि भाई जिस आपके अंदर जो सी करेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं आप उसी को ज्वाइन करो। अब अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब आपको लग रहा हो कि यहाँ से तो ये मिस हो गया, या कोई पॉइंट अगर आपको लगता है समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर उसको पूछें। कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, जीमेल आपके लिए प्रोवाइड की गई है, आप उस पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस के बारे में कुछ पता करना है तो वो जो प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड किया वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन नोट्स के अलावा कोई बुक जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमने उधर वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ से वो वीडियो आप सुने, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और मैं तो यही कहूँगी कि इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर सुने, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सबके सब उधर क्लियर हो जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।